जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में अध्याय 2 चल रहा था। अध्याय 2 में पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में आपको पुष्प की संरचना के बारे में बताया गया था कि पुष्प की जो संरचना होती है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, बाह्य दल क्या होता है, दल क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है और स्त्री केसर होता है। ओनली मैंने समझा दिया था। आज मैं उसके बारे में लिखाएंगे भी और इसमें कुछ घटनाएं भी होती हैं उसको भी बताएंगे और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इन्हीं पीढ़ियों का एकांतरण बताएंगे। इन्हीं बीजाणुद्भिद क्या होता है, इंकोद्भिद क्या होता है। ये दो प्रवस्थाएं जो होती हैं, एक प्रवस्था के बाद दूसरी प्रवस्था आती है। जैसे कल आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं पुष्प की संरचना बताई थी और पुष्प की संरचना में आप जानते हैं कि जो पुष्प की संरचना थी, एक पुष्प की संरचना आपको बताया गया था कि पुष्प के कितने भाग होते हैं और उन भागों के कार्य क्या होते हैं। अब ये जान लीजिए, एक पुष्प की संरचना बना रहे हैं। कल आपको इसके बारे में बता दिया गया था कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, इसके भागों के कार्य क्या होते हैं। जैसे इसके बारे में आपको बताया गया था, ये पुष्प वृंत है, पुष्प वृंत है। ये क्या है? बाह्य दल है। क्या है? बाह्य दल है। सेपल, ये क्या है? दल है। पेटल, इसके बाद आपका ये क्या है? पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। ये क्या है? ये पूरा भाग क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या है? ये क्या है? स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। इसके बारे में आपको बताया गया था कि पुष्प के कितने चक्र होते हैं। पुष्प के 4 चक्र होते हैं और 4 चक्र जो होते हैं वो कौन कौन से चक्र होते हैं आप देख रहे हैं। यह बाह्य दल होता है। एक रहेगा, अगर सिंगल रहेगा तो बाह्य दल बोला जाए। इसके समूह को क्या बोला जाएगा? बाह्य दल पुंज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बाह्य दल पुंज बोला जाएगा। बाह्य दल पुंज को कैलिक्स बोला जाएगा। ठीक है। इस दल होता है, एक को दल बोला जाएगा। इसके समूह को क्या बोला जाएगा? इसके समूह को बोला जाएगा कारोला। ठीक है। अब आप जानते हैं कि दल क्या होता है, बाह्य दल क्या होता है, पुष्पवृंत क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आप जानते हैं कि जो पुष्प के 4 चक्र होते हैं, 4 चक्रों में पुष्प कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है। पुष्प जो पौधा होता है कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है। तो आप जानते हैं वो क्या कहलाता है? पुष्पवृंत कहलाता है। पुष्प जो होता है, जिस डंठल या तने या शाखा या वृंत से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पवृंत के बाद आप देख रहे हैं, ये जो हरा वाला भाग की संरचना होती है, ये हला वाला भाग जो संरचना होती है, हरे भाग संरचना, इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल होते हैं। जो हरे भाग की संरचना होती है इसे बाह्य दल बोलते हैं। इसके समूह को बाह्य दल पुंज बोलते हैं, कारोला बोलते हैं। ये कलिका अवस्था में जो हरा वाला भाग होता है, ये कलिका अवस्था में पुष्प की क्या करता है? सुरक्षा करता है। एक कलिका अवस्था में पुष्प की क्या करता है? सुरक्षा करता है। और सुरक्षा करने के बाद आप जानते हैं कि ये पुष्प का क्या होता है? प्रथम चक्र होता है। और प्रथम चक्र में आप जानते हैं इसकी इकाई को क्या करते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। और ये सबसे बाहरी चक्र होता है। कौन सा होता है? सबसे बाहरी चक्र होता है। इसके बाद दल आता है। दल पौधे का क्या होता है? पुष्प का रंगीन भाग होता है। और ये दूसरा चक्र होता है। क्या होता है? दूसरा चक्र होता है। इसकी इकाई को दल बोलते हैं और इसके समूह को क्या बोलते हैं? कारोला बोलते हैं। ये जो पुष्प का दल होता है, रंगीन भाग होता है, ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करता है। इसके बाद आपको पुंकेसर के बारे में बताया गया था। स्टेमेन जो पुंकेसर होता है, इसके 3 भाग होते हैं। एंथर होता है, फिलामेंट होता है और कनेक्टिव होता है। एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। क्योंकि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसरों के समूह को क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। क्योंकि पुंकेसर में एक या से अधिक पुंकेसर होते हैं, इसके समूह को क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। परागकोश होता है, योज होता है और फिलामेंट होता है। इसके बाद क्या आता है? स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर में आप जानते हैं कि जो स्त्री केसर होता है पुष्प का मादा भाग है। और ये पुष्प का मादा भाग, इसके भी क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये क्या वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होती है और ये क्या होता है? अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय होता है। कल इसके बारे में आपको बता दिए गए थे। अब इसके बारे में आप लिख लीजिए, पुष्पवृंत क्या है, बाह्य दल क्या है, दल क्या है, पुंकेसर क्या है और स्त्री केसर क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है पुष्प के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट ऑफ ए फ्लावर। आप देख रहे हैं यहाँ पर पुष्पवृंत है,
पुष्पवृंत जो होता है, पुष्प जिस डंठल से, तने या शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्पवृंत कहते हैं। इसके बाद आपका दूसरा चक्र आता है ये बाह्यदल। ये क्या है? दूसरा चक्र है, बाह्यदल है। ये दूसरा चक्र है बाह्यदल। बाह्यदल आप देख रहे हैं कैलिक्स, ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, इसकी इकाई को बाह्यदल कहते हैं। ये कलिका अवस्था में पुष्पों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। आपका अगला है दलपुंज, कारोला। इसके बाद क्या होता है? पुष्प का रंगीन भाग जो होता है दल होता है, इसे दल, इसके समूह को दलपुंज बोला जाता है। तो दलपुंज जो होता है ये पुष्प का दूसरा चक्र है। ये प्राय रंगीन तथा सुंदर होता है। क्या होता है? रंगीन तथा सुंदर होता है और यह कीटों को अपनी तरफ आकर्षण करने का कार्य करता है, जिससे परागण की क्रिया जो होती है आसानी से हो जाती है। इसके बाद पुष्प का अगला भाग है, चौथा भाग है नर जननांग या पुमंग। नर जननांग या पुमंग। पुंकेसर क्या होता है? ये नर जननांग होता है। क्या होता है? जननांग होता है। पुष्प का नर जननांग होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, परागकोश होता है, परागकोश होता है, योज होता है और पुतंत होता है। क्या होता है? पुतंत होता है। इसके भी क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नर जननांगों को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। नहीं, जो पुंकेसर होता है ये एक या एक से अधिक होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पुमंग बोला जाता है। नर जननांगों को पुमंग कहते हैं। एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। इसके 3 भाग होते हैं, पुतंत, परागकोश और योज, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। अगला आपका लास्ट है इसमें स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसरों के समूह को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। आप देख सकते हैं ये पुष्प का चौथा एवं अंतिम चक्र है। जो स्त्री केसर है चौथा एवं अंतिम चक्र है। अंतिम चक्र, इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसके भी 3 भाग होते हैं। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये क्या है? अंडाशय है। क्या है? अंडाशय है। इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा कि पुष्प के कितने भाग होते हैं और उन चारों भाग को क्या कहते हैं। पुष्प के 4 भाग में आपको कल बताया गया था कि आवश्यक चक्र कौन से होते हैं, सहायक चक्र कौन से होते हैं। अब आप देखते हैं कि जो पुष्प होते हैं, पुष्प में लैंगिक जनन की कुछ अवस्थाएं होती हैं। लैंगिक जनन में घटनाएं होती हैं और वो घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। अब लैंगिक जनन में जो होने वाली घटनाएं होती हैं, आप देखते हैं कि लैंगिक जनन में मुख्य रूप से 3 घटनाएं होती हैं। लैंगिक जनन में मुख्य रूप से 3 घटनाएं होती हैं। वो 3 घटनाओं में नंबर 1 है आपका निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना। दूसरा है आपका निषेचन और तीसरा है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना। इन्हीं 3 घटनाओं पर इस पुष्पीय आवृत बीजी पौधों में जो होता है, घटनाएं होती हैं, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं होती हैं। इन्हीं 3 घटनाओं पर पूरा निष्कर्ष निकलेगा कि बीज का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है। तो आप जानते हैं कि पुष्प में नर भाग भी पाए जाते हैं और मादा भाग भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नर भाग भी पाए जाते हैं और मादा भाग भी पाए जाते हैं। नर भाग भी पाए जाते हैं और मादा भाग भी पाए जाते हैं। नर भाग से क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा भाग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। समझ आई बात? अब आप देखते हैं निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है। इसमें एक होता है युग्मक जनन होता है। क्या होता है? युग्मक जनन होता है। और दूसरा क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण होता है। क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण। क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण। निषेचन पूर्व घटना में यही 2 चीज आते हैं, युग्मक जनन, इन्हीं युग्मकों का निर्माण, चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, उनका निर्माण कैसे होता है। तो निषेचन पूर्व घटना में आपको 2 चीज पढ़ना है, युग्मक जनन पढ़ना और युग्मक स्थानांतरण पढ़ना है कि युग्मक जनन कैसे होता है, युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। और वो जब युग्मकों का निर्माण हो जाता है तो नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? जो पुंकेसर में आपको परागकोश बताए गए हैं, परागकोश में होता है। किसमें होता है? परागकोश में होता है। युग्मकों, नर युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में होता है। और परागकोश में होता है, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होने के बाद क्या होता है? इसकी जो परागधानी होती है फट जाती है और परागकण क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। अब बाहर तो आ जाते हैं तो युग्मक जनन हो गया, युग्मकों का निर्माण हो गया, लेकिन इस नर युग्मक का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। तो स्थानांतरण क्या होगा? जैसे मान लीजिए क्या है? वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र है। अब इस नर युग्मक का क्या? इस वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाएगा? युग्मक स्थानांतरण कहलाएगा। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है।
अब आपका दूसरा क्या आता है, निषेचन आता है। क्या आता है, निषेचन आता है। तो निषेचन में आप जानते हैं क्या होता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी क्या होगा, नर युग्मक तथा मादा युग्मकों को संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन में आपको इसमें पढ़ना है, इसमें आपको निषेचन पढ़ना है, निषेचन में दोहरा निषेचन पढ़ना है कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। तो जब क्या होता है, एक ही अंडाशय में जो बीजांड होते हैं, बीजांड में क्या होते हैं, अंडकोशिका होती है, सहायक कोशिका होती है, ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और प्रथमक कोशिका होती है, एंटीपोडल सेल होते हैं। इसमें जो नरयुग्मक होता है एक अंडकोशिका से निषेचन करता है और दूसरा नरयुग्मक क्या करता है, ध्रुवीय केंद्र द्वितीयक केंद्र से निषेचन करता है। इस प्रकार एक अंडाशय या बीजांड में क्या होता है, 2 बार निषेचन होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, दोहरा निषेचन कहलाती है। इस निषेचन के बारे में आपको जब बताया जाएगा तो आपको लिखा भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब निषेचन पक्ष घटना में जब निषेचन हो जाता तो निषेचन के बाद क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। तो निषेचन पक्ष घटना में क्या होता है, जब जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। तो निषेचन पक्ष घटना में आपको क्या पढ़ना है कि जायगोट के बाद भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है, भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है और आपका बीज का निर्माण कैसे होता है। लेकिन इतना तो आप लोग समझ गए हैं। लेकिन इसी में आप देखते हैं कि पीढ़ियों का एकांतरण कैसे होता है। तो पीढ़ी का जो एकांतरण होता है, आप लोग किस पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं, आवृत्ति बीजी पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आवृत्ति बीजी पौधों में पीढ़ियों का एकांतरण कैसे होता है। तो जो पीढ़ियों का एकांतरण होता है, इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। एक बीजाणुद्भिद अवस्था होती है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं, एक युग्मकोद्भिद अवस्था होती है जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं। जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है ये सबसे विकसित अवस्था होती है, जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, गैमेटोफाइट अवस्था होती है, ये सबसे अल्पकालीन अवस्था होती है। स्पोरोफाइट अवस्था में 2n गुणसूत्र होते हैं, जबकि गैमेटोफाइट अवस्था में क्या होते हैं, n गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, n गुणसूत्र होते हैं। और ये दोनों गुणसूत्र आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2n गुणसूत्र है, इसमें क्या अर्धसूत्री विभाजन हुआ, n हो गई। तो ये क्या होगा, ये स्पोरोफाइट की अवस्था है, ये क्या युग्मक का निर्माण हो गया, तो ये गैमेटोफाइट की अवस्था या युग्मकोद्भिद की अवस्था हो जाती है। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ये नर थे और ये क्या थे, मादा थे, 2n ये भी था, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ, n हो गए। तो ये द्विगुणित हो गया, ये क्या हो गया, आगुणित हो गया। अब इसमें क्या निषेचन की जब क्रिया हो गई तो 2n ये भी हो गया, 2n ये भी हो गया। तो यह प्रक्रिया क्या हुई, ये 2n थी, फिर आगुणित हुई, फिर 2n हुई। इस प्रकार एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है। तो जैसे एक नज़र डाल लेते हैं इस पर भी, आवृत्ति बीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। आप देख रहे हैं आवृत्ति बीजी पौधों में 2 अवस्थाएं होती हैं, एक स्पोरोफाइट तथा गैमेटोफाइट। इनसे बीजाणुद्भिद अवस्था अधिक विकसित होती है। जो स्पोरोफाइट होता है ये अवस्था क्या होती है, बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, ये सबसे अधिक विकसित होती है, जबकि युग्मकोद्भिद जो गैमेटोफाइट की अवस्था होती है ये अल्प विकसित होती है। स्पोरोफाइट में 2n गुणसूत्र होते हैं, इसी कारण इसे द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं। जबकि गैमेटोफाइट की प्रत्येक कोशिका में n गुणसूत्र होते हैं, अतः इसे क्या कहते हैं, आगुणित पीढ़ी कहते हैं। आप देख रहे हैं द्विगुणित व आगुणित पीढ़ी आवृत्ति बीजी पौधों के जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पीढ़ी एकांतरण कहलाती है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया है। आपके लिए अगले भाग में आपको बताया जाएगा कि युग्मक जनन कैसे होता है, चाहे नर युग्मक जनन हो चाहे मादा युग्मक जनन हो, युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।